गामा फंक्शन ये इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन को गामा एन से डिनोट करके चलते हैं। ये गामा का नोटेशन होती है, कैपिटल जो फर्स्ट लेटर है ये गामा एन। ठीक है, इनके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से जैसे गामा वन की वैल्यू निकालेगा उस इंटीग्रेशन से, तो एन को 0 रख दिया, सॉरी एन को 1 रख दिया, तो ये ई रेज टू पावर माइनस एक्स बचा। उसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो 1 आएगा आपके पास। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आपको ये बता रहा है यहाँ पे रिकरेंस फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन कि एन अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो हम गामा एन प्लस 1 को लिखते हैं एन इंटू गामा एन। इसको एक्सटेंड कर दिया, फिर गामा एन को क्या लिखेंगे, एन माइनस 1 गामा एन माइनस 1। फिर गामा एन माइनस 1 को क्या लिखेंगे, एन माइनस 2 गामा एन माइनस 2। ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, गामा 1 आएगा। गामा 1 की वैल्यू आपने अभी प्रूव की है 1, तो लास्ट में ये वैल्यू 1, तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एन, यानी कि एन फैक्टोरियल आ गया। तो यहाँ से एक रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि गामा एन प्लस 1 की वैल्यू एन फैक्टोरियल के इक्वल होगी। उसने ये बोल भी दिया कि इफ एन ग्रेटर देन 1 देन गामा एन इक्वल टू दिस, मींस गामा एन को हम लिखेंगे क्या, एन माइनस 1 फैक्टोरियल। एन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन, बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन बाय गामा एम प्लस एन होता है। ठीक है, ये पीछे हमने भी किया भी था। गामा एम को लिख सकते हैं एम माइनस 1 का फैक्टोरियल, गामा एन को लिख सकते हैं एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, और इसको लिख सकते हैं एम प्लस एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये हमने अभी भी बताया था आपको। गामा 1/2 की वैल्यू 1 बाय सॉरी गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई। क्लियर, ये डिस्कस किया हुआ है। अब इसकी बजाय पहले इसको ध्यान रखो, ये इंटीग्रेशन आता है रूट पाई, डायरेक्ट यूज कर रखा है। ठीक है, और इसको क्या कर दिया, ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस आएगा, इसको चेंज कर लेना क्योंकि इसी से बना है। इसको पॉजिटिव साइन में चेंज कर लेना है क्योंकि ये इंटीग्रेशन, ये जो फंक्शन है E1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन को लेफ्ट साइड वाले को ऐसे लिख सकते हैं आप, लेफ्ट साइड वाले इंटीग्रेशन को ये लिख सकते हैं, क्या आएगा, ये रूट पाई। ये 2 यहाँ से हटा दो, डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू आ गई रूट पाई बाई 2। चलिए ना, ठीक है, ये तो वैसे बेसिक से है, पूछ भी लेना भी पूछे। ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला है, ये आगे आपके 6 सेम में जाके आएंगे। रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो आएगा ना पेपर आगे आएगा, उसके अंदर है। ठीक है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेपर आएगा आगे 6 सेम में जाके, उसके अंदर ही कंप्लीट बीटा फंक्शन गामा फंक्शन। स्टार्टिंग यहाँ से है, ध्यान से सुन लेना। बेसल इक्वेशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसको एज इट इज याद रखना है। एक बेसल इक्वेशन याद कर लो, एक लीजेंडर इक्वेशन, क्योंकि आपने ये 2 टॉपिक पढ़े हैं अब तक। बेसल इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। क्लियर? इसमें जो एन है वो कांस्टेंट है। अब देखो क्या करना है, इसके लिए हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ से आओ, इसका सॉल्यूशन जैसे बताऊंगा ऐसे ही लीजेंडर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। ध्यान से सुन लेना, थोड़ा सा चेंज जरूर है लेकिन वो आप खुद कर सकते हैं। देखो, एक फ्रोबिनियस मेथड होता है, उस फ्रोबिनियस मेथड में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन मान के चलते हैं। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन ऐसी है जो बेसल इक्वेशन, इसका हमने सॉल्यूशन ये मान लिया। ये किस मेथड से मानना है, बाय फ्रोबिनियस मेथड। मैं लिख देता हूँ यहाँ, बाय फ्रोबिनियस मेथड। फ्रोबिनियस मेथड होता है, उस मेथड के अकॉर्डिंग हमने इसका सॉल्यूशन ये मान के चले हैं y, यानी कि इसका सॉल्यूशन x रेज टू पावर m इंटू ए नोट प्लस a1 x प्लस a2 x, फिर इसको याद कर लो। ठीक है, ये फ्रोबिनियस मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन मान के चलते हैं। y की वैल्यू आ गई तो यहाँ से मैं dy बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लूंगा। निकाल दी, ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी उसने, देखो पुट कर दी तीनों वैल्यूज, यहाँ तीनों वैल्यूज पुट कर दी। ये y की वैल्यू, ये dy बाई डी एक्स की, और ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की। अब इसको ध्यान से आगे सुनना, ध्यान से क्या बता रहा है इसके बारे में। एक्स स्क्वायर को अंदर ले गया, मल्टीप्लाई हो गया, एक्स को अंदर ले गया, मल्टीप्लाई हो गया, वहां एक्स स्क्वायर को अंदर अलग, एन स्क्वायर को अलग, वहां पे 2 टर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। टोटल 4 टर्म बन गई, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 समीशन बन गए। अब यहाँ से एक चीज देखो जो आपको सेम नजर आ रही है, वो उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो ये है क्या कि, ठीक है,
इसको इसको और लास्ट वाले को कंबाइन कर दिया उसमें। कौन कौन सी टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म को कॉमन लिया कि कॉमन क्या है सभी में, ए आर एक्स रेज टू पावर एम प्लस आर कॉमन है। दिख रही होगी, ये आपने पहचान रखनी है, ये डिफरेंट है, ये तीनों में सेम है कॉमन। ए आर एक्स रेज टू पावर एम आर, ए आर एक्स रेज टू पावर एम आर, ये कॉमन है, तो इसने ये कॉमन ले लिया और जो क्या बचा वो अंदर रख दिया एज इट इज, और इसको अलग रख दिया। फिर इसमें वो क्या करेगा, ये जो r प्लस 2 है, ठीक है, या यूं कहें, हाँ, r को उसने पुट किया है, यहाँ लिख लेना आप, r प्लस 2 को k पुट कर दो। चलो, ये जो r प्लस 2 है ना, इस r प्लस 2 को क्या पुट कर दो, k, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी, k माइनस 2। ये समीशन r पे लग रहा था, r पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 0 से, r को 0 रख दोगे तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये समीशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, पहले तो लिख लेना k, r मत लिखना इसको, पहले तो इसको k लिख लेना। भाई मैंने क्या कहा है, पुट आपने करना है यहाँ पे r प्लस 2 को k, r की वैल्यू k माइनस 2 आएगी, जहां जहां आपको r नजर आए वहां k माइनस 2 रख दो, और जो समीशन r पे लग रहा था वो k पे 0 से स्टार्ट हो रहा था ना r पे, ये k कहाँ से स्टार्ट करेगा, 2 से, क्योंकि देखो ना, r को 0 पुट कर दो इसमें, r को 0 पुट करते ही k की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, तो ये समीशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 2 से स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये कर रखा है यहाँ पे आगे, फिर वापिस आप क्या करना, k को वापिस रिप्लेस कर देना, k को वापिस r से रिप्लेस कर देना, ठीक है। अब ये देखो, जो r 0 से इन्फिनिटी है, पहले r को 0 रख दिया इसमें, फिर r को 1 रख दिया, जोड़ दिए इसमें, और 2 से अलग स्टार्ट कर दिया, ये देखो कंबाइन कर दिया फिर उसके बाद में, ठीक है, क्लियर है। जो समीशन ये r 0 से स्टार्ट हो रहा था, इसमें दो टर्म रख दी, r 0 रख दिया एक बार, r को 1 रख दिया, और ये दो टर्म उसने जोड़ दी, और जो r2 से स्टार्ट हो रहा था, ये भी r2 से, उन दोनों में कॉमन ले लिया उसने, एक्स रेज टू पावर एम आर एम प्लस आर। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि राइट साइड इक्वल टू 0 है, वैसे तो 0 नहीं है, वो पोलिनोमियल है 0 के अंदर। अब क्या करेंगे, सेम जो पावर होगी x की, उनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, उसने वही लिख रखा है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x। बताओ x की पावर यहाँ m है, यहाँ m प्लस 1 है, यहाँ m प्लस r है, तो लोएस्ट पावर कौन सी है x की, ये है, तो इसका कोफिशिएंट कौन है, ये, इसको 0 रखेंगे क्योंकि राइट साइड 0 है। यहाँ से क्या आएगी वैल्यू, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी कि ए नोट तो 0 नहीं आएगा, ए नोट 0 नहीं आएगा, कौन 0 आएगा, एम स्क्र माइनस एन स्क्र 0 आएगा, एम की वैल्यू प्लस माइनस एन आएगी, एक प्लस एन और एक माइनस एन। फिर इसका कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा है वो दूसरा, a1 0 आ गया क्योंकि ये 0 नहीं बन सकता अब, ठीक है, इसके बारे में आप चेक करना कि ये वैल्यू 0 नहीं बन सकती, एम की कुछ भी वैल्यू पुट करो एन की, क्योंकि ये प्लस 1 है ना वैसे ही, ठीक है, और एम और एन या तो इक्वल है या डिफरेंट है, या तो इक्वल है या विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के इक्वल। फिर नेक्स्ट कोफिशिएंट कौन सा कंपेयर किया उसने, एक्स रेज टू पावर एम प्लस आर का, ठीक है, एक्स रेज टू पावर एम प्लस आर का, यहाँ से ए आर की वैल्यू निकाल दी, फिर इसने यहाँ पुट कर दी, देखो आर को वो 2 पुट करेगा, 3 पुट करेगा, 4 पुट करेगा, ये वैल्यू निकालता चला जाएगा। ए नोट ए1, टारगेट तो हमारा यही था कि ए नोट ए1 ए2 ए3 ए4 इनकी वैल्यू निकालना, लेकिन ए नोट की वैल्यू नहीं आएगी, ए1 की वैल्यू तो आ गई, ए1 की वैल्यू तो 0 आ गई, यहाँ पे आप देखो अगर आई ए3 की भी वैल्यू 0 आ रही है, ए5 यानी कि ओड वाले तो 0 आ रहे हैं, लेकिन इवन वाले जो बच रहे हैं वो ए नोट की फॉर्म में बच रहे हैं। स्टार्टिंग में आप देखो तो ए नोट की वैल्यू नहीं मिल रही थी मेरे को, ए नोट ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, हाँ ए2 की वैल्यू ए नोट में आ गई, ए3 0 आ गया, ए4 की वैल्यू ए नोट में आ गई, इसमें पुट कर दो, ये रख दिया। अब इसमें दो केस डिस्कस करने थे, मैंने बताए थे, m इक्वल टू एक बार n लेना है, एक बार m इक्वल टू माइनस एन लेना है, एक बार y m को n रखेंगे इस सॉल्यूशन में तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा, m को माइनस n रखेंगे तो दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा,
एक का नाम उसने u मान रखा है, देखो इस सॉल्यूशन का नाम u, इसका नाम v मान रखा है, तो ये सॉल्यूशन है इसका, बस खत्म। यहाँ तक आप, अगर आपसे यू पूछता है कि फाइंड सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन, तो आप सबसे पहले बेसल इक्वेशन लिखो, ये सॉल्यूशन मान के चलो, तीनों वैल्यू निकालो, y की dy बाई dx की और d स्क्वायर y बाई dx की पुट कर दो। ये समीशन आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। तो स्टार्टिंग वाला जो कोफिशिएंट था वो था आपका m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू a नोट। ए नोट नॉन जीरो है, ए नोट जीरो नहीं है, वो नॉन जीरो है, आप यहाँ पे जरूर लिख लें, ए नोट नॉट इक्वल टू जीरो, देन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जीरो बचेगा, एम की दो वैल्यू आएगी, ये दोनों वैल्यू लास्ट वाले में जाके सॉल्यूशन में पुट करनी है। तो दो सॉल्यूशन आपको मिले हैं, एक यू एक बी, बस इसको क्या करेंगे आप वहां रख देंगे इसको, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है अब कि 5 और 6 में आपको दो सॉल्यूशन मिले, दोनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दोनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे वो डिपेंड नहीं करते, दोनों अलग अलग है। तो जो इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा वो ऐसे आएगा, जो आपने पीछे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं पढ़ा था वैसे ही, कि एक सॉल्यूशन के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई, दूसरे के साथ दूसरा कांस्टेंट मल्टीप्लाई, उनका सम कर देंगे तो ये इसका सॉल्यूशन बनेगा, जिसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो C1 ux प्लस C2 vx, ux ये है, vx ये, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक, जो इसने पूछा था कि बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो। अब आगे चलो, ये आर्टिकल अलग है, ये बेसल फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। बेसल फंक्शन अभी आपने डिस्कस किया है, n इंटीजर नहीं है तो उसका सॉल्यूशन ये आपने प्रूव किया है, किया ना प्रूव, इफ n इज नॉट इंटीजर देन द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन इज दिस। अब क्या करना है आपने, इसको याद रखना है कि a नोट को हम लेके चलेंगे 1 बाई 2 रेज टू पावर n इनटू 1 अपॉन गामा n प्लस 1। इक्वेशन 5 में 5 ये है 5, याद करो इसको। इस 5 में जो a नोट है, इस a नोट की वैल्यू हमने याद करनी है जब बेसल फंक्शन निकालूंगा फर्स्ट काइंड का, जिसका ऑर्डर n होगा, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, jnx। तो रख दो, उसके अंदर कुछ नहीं करना आपने, वैल्यू पुट करनी है a नोट की जगह, रख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, एडजस्ट कर दिया, तो कहता है कि ये jnx की वैल्यू आ गई। और इसको कहता है, याद करना था, पीछे भी डिस्कस किया था, इसको बोलते क्या है, इसको क्या बोलते हैं, देखो पीछे भी हमने एक बात बताई थी, ux आपने अभी प्रूव किया है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, प्रूव किया ना आपने ये भी कि ux इसका सॉल्यूशन है, vx भी इसका सॉल्यूशन है, किसका, बेसल इक्वेशन का। अब ux आपने उठाया है, ux में थोड़ा सा मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, a नोट की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तब भी तो वो सॉल्यूशन ही है उसका, उसका नाम बदल के क्या रख दिया उसने, jnx, तो उसका नाम क्या है, बेसल फंक्शन। यही बात कहना चाह रहा हूँ मैं, सिंपल बस। तो आपने क्या किया, जो ux सॉल्यूशन निकाला था उसमें a नोट की वैल्यू पुट कर दी, तो वो जो आएगा उसको बोलते हैं बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n, और उसका नाम है jnx। अब 6 इक्वेशन जो थी vx, उसमें आप क्या करो, a नोट की वैल्यू पुट कर दो ऐसे ही, उसका नाम क्या हो जाएगा, j ऑफ माइनस nx हो जाएगा। तो यानी कि अगर ये n इंटीजर नहीं है तो उसने क्या कर दिया, u की जगह jnx, v की जगह j ऑफ माइनस nx पुट कर दिया, तो ये इसका सॉल्यूशन बन गया, जो मैंने आगे बताया था याद करने के लिए आपको। n0 के लिए आप देख लेना इसको, क्लियर है। n0 के लिए कुछ नहीं करना, ये आपने पीछे एक एक्सरसाइज है वन फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें से उठा रखा है, डायरेक्ट लिख रखा है, आप इसको डायरेक्ट लिख देना चाहिए। ये आपने याद करने के लिए बताया था मैंने, y इक्वल टू C1 j नोट x प्लस C2 y नोट x, ये किस केस के लिए है, जब n जो था वो 0 था, उस केस के लिए बेसल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन था, ठीक है। अब ये थर्ड केस और बनता है जब n इंटीजर है, उस केस में क्या करता है, जो jnx है उसको फाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एक नया सॉल्यूशन मान लिया, सेकंड सॉल्यूशन, jnx को फाई एक्स से किसी x के फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, जरूरी नहीं है फाई एक्स लिखो, साई एक्स लिख सकते हो, जी एक्स लिख सकते हो, एफ एक्स लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ से वही बात फिर कर ली उसने, वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की वैल्यू निकाल के पुट कर दी इक्वेशन में, उसको सिंप्लीफाई किया, और आपको यहाँ से एक नया केस ये मिला कि सिंप्लीफाई करते करते आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ फाई एक्स की वैल्यू ये आई, ये फाई एक्स की वैल्यू वापस उसने डाल दी, वहाँ फाई एक्स की वापस वैल्यू डाल दी, क्योंकि वाई को हमने फाई एक्स इंटू जे एन एक्स माना था, तो ये फाई एक्स की वैल्यू डाल दी, मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक तो बनया C1 JNX, एक दूसरा बनया C2, इसका नाम YNX रख दिया उसने।
इसका नाम वाई एन एक्स रखा है, इस इंटीग्रेशन का जे एन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू जे एन एक्स का स्क्वायर। देखो इसका नाम वाई एन एक्स का नाम बोलते हैं नुमान फंक्शन, और वाई एन एक्स को बोलते हैं बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड ऑफ ऑर्डर एन। अटेंडेंस ले ली मैंने आपकी, वही सभी अटेंडेंस की दिक्कत नहीं है। स्क्रीन तो दिखाई दे रही होगी ना सभी को, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सभी को? मैसेज कर दो, बताओ स्क्रीन तो दिखाई दे रही होगी ना। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ थर्ड चैप्टर में। ये थी बेसल लीजेंडर इक्वेशन, इसको याद करना था। बेसल ये लीजेंडर इक्वेशन है, पीछे हमने बेसल इक्वेशन पढ़ी थी। इसका भी सॉल्यूशन ऐसे ही निकालेगा जैसे हमने उसका सॉल्यूशन निकाला है। देखो वाई उसने अज्यूम किया है, ये वाई से डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेगा, ठीक है, और ये पुट कर देगा इसके अंदर, और वहां से इसके सॉल्यूशन निकालेगा, बता देगा कि इसके सॉल्यूशन ये आएंगे। ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, ठीक है। इसमें लीजेंडर पोलिनोमियल के बारे में बात कर रहा है। लीजेंडर पोलिनोमियल ये होती है, इसमें इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, मैं आपको बता रहा था, ये पेपर में आ सकता है भी, ये पेपर में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोड्रिज फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे, स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव रोड्रिज फॉर्मूला, या आपसे यूं कह सकता है कि प्रूव दैट पी एन एक्स इक्वल टू दिस। कुछ नहीं है, सिंपल है, सुन ला ध्यान से कि आपने क्या किया। हमारा टारगेट है इसको और इसको इक्वल प्रूव करना, तो एक्चुअल में हम क्या करेंगे, एक तरह से इसके अंदर इस फंक्शन को लेके चलेगा, इसको y मान लिया इसने, यहाँ से उठाया एक पार्ट y मान लिया, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, फिर इसको पावर को जो थी n इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 रेज टू पावर n को अलग कर दिया और उसको नीचे ले गया, फिर इसको उधर लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिया उसने। क्लियर? ये देखो यहाँ तक आ गए, फिर इसको एक बार दोबारा फिर डिफरेंशिएट कर दिया, ये देखो दोबारा फिर डिफरेंशिएट कर दिया, ये आपका फर्स्ट सेम का कैलकुलस का क्वेश्चन आ गया ये। फिर डिफरेंशिएट कर दिया n+1 टाइम्स बाय लीबनिज़ थ्योरम, यहाँ से हम यहाँ पहुंच गए। अब इसको ध्यान से देखो, तो ये क्या है, बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन है yn। इस n को मत देखो, यूं देखो, n को छुपा लो, यहाँ लिखो y2, n को हटा दो y1, ठीक है, n को हटा दो, क्या बच गया y, n हटा दो, n हटाने के बाद ये आपको नजर आएगी कि ये इक्वेशन लीजेंडर इक्वेशन है, और इसको yn सेटिस्फाई कर रहा है, मींस yn इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है? लेकिन ये बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो दो होते हैं, एक तो Pn और एक Qn। तो क्या किया उसने, yn कौन है आपको पता है ना, yn y किसको माना था आपने, भाई आपने y किसको अज्यूम किया था, y हमने माना था एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर n को। अब yn का मीनिंग क्या है, इसका nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n x, सॉरी ये आया ना, तो कहता है कि yn भी इसका सॉल्यूशन है। भाई इस इक्वेशन का सॉल्यूशन yn भी है और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन pnx भी है, ये दोनों क्या है, सॉल्यूशन है, और ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये बताना है आपने कि अगर yn इसका सॉल्यूशन है तो yn के साथ अगर मैं कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूंगा तब भी इसका सॉल्यूशन बनेगा। ये इसको ध्यान रखना है आपने कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका नाम क्या है, लीजेंडर इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन yn है, आपने अभी देखा है। अगर yn सॉल्यूशन है तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी उसका सॉल्यूशन बना रहेगा। तो इसलिए इसने क्या किया है, yn को c से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन एक्चुअल में pn है, तो इसने pn के इक्वल रखा उसने, ठीक है, pn के इक्वल रख दिया, और जब pn के इक्वल रखा तो देखो ऐसे बनेगा, आगे जाके सिंप्लीफाई कर रखा है उसने, कुछ नहीं। हमारा टारगेट है सी की वैल्यू निकालना, और सी की वैल्यू वापस यही पुट कर दूंगा मैं, तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। देखो उसके लिए उसने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ब्रेक कर दिया, और बाय लीबनिज़ थ्योरम इसने इसको सिंप्लीफाई किया, दोनों साइड एक्स को 1 पुट कर दिया। जब एक्स को 1 पुट करेंगे लेफ्ट साइड में आएगा pn1, pn1 की वैल्यू 1 होती है,
राइट साइड में क्या आएगा बताओ आप। भाई x को 1 रखोगे तो क्या टर्म आएगी, कौन सी टर्म बचेगी? n को 1 रखने से क्या बचेगा इसके अंदर? n को 1 रखने से मैं बताऊं, देखो इसने यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया, ये रहा। n को 1 रखने से बाकी टर्म 0 हो जाएंगी, फर्स्ट वाली बचेगी। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई, ये c की वैल्यू वापस वही रख दी जो आपने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि yn तो सॉल्यूशन था, इसके साथ c और मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो ये किसके इक्वल आएगा? pnx के इक्वल आएगा, क्योंकि pnx एक्चुअल में सॉल्यूशन होता है, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन होता है वो pnx सॉल्यूशन होता है। c की वैल्यू आपने निकाल के दिखाई 1/2 रेज टू पावर n फैक्टोरियल। yn का मीनिंग क्या है? nth डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है। 1/2 रेज टू पावर n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं गामा n प्लस 1, nth डेरिवेटिव ऑफ y का मीनिंग था x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर n, ये वैल्यू आ गई pnx के इक्वल। और ये हमने प्रूव करनी थी, ये हमारा क्या था? रोड्रिग्स फॉर्मूला। दोबारा सुन लो, हमने इसको y माना, dy/dx निकाला, सिंप्लीफाई किया, लेफ्ट में लेके जो डिवाइड में टर्म थी उसको n+1 टाइम्स फिर डिफरेंशिएट किया बाय लेबनिज थ्योरम। जब उसको n+1 टाइम्स और डिफरेंशिएट कर लिया तो आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई जो आपको नजर आ रही है, ये सिंप्लीफाई करके yn जो है इस बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये इक्वेशन कहना चाह रही है कि ये इक्वेशन जो है बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। इस इक्वेशन का मीनिंग है, और बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक्चुअली में pnx और क्या nx होते हैं। तो यहाँ उसने pnx लिया है और यहाँ पे आपके पास ynx भी सॉल्यूशन है। तो अगर pnx भी सॉल्यूशन है और ynx भी सॉल्यूशन है तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के इक्वल होंगे। तो इसने pn को इक्वल माना है c इंटू yn के। क्लियर है? वहां से फिर इसने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और लास्ट में जाके आपको एक कंक्लूजन मिला कि c की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। c की वैल्यू जो आई वो उसी से मेरे पास ये रोटरी फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ये आपको मैंने पहले करवा दिया था। एक ये डेरिवेशन बचा हुआ था, डेरिवेशन ऑफ लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, आप इसको कंप्लीट कर लेना, ये आपसे हो जाएगा। ना समझना है फिर पूछ लेना, आप इसको वैसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें रोटरीज फॉर्मूला था एक तो आपको बताया, और एक ये है। और इसको देख लो लास्ट में, 2 मिनट बची हुई है। जनरेटिंग फंक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दो बता दिए मैंने आपको भाई। एक तो रोटरीज फॉर्मूला आपको पेपर में जरूर मिल सकता है, और एक दूसरा ये है जनरेटिंग फंक्शन फॉर pnx, जनरेटिंग फंक्शन फॉर pnx, ठीक है। तो आपने ये प्रूव करना है कि ये इक्वल इसके आएगा। इसको प्रूव करने के लिए मैं एक चीज बता दूं आपको, सिंपली लेफ्ट साइड उठाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसके इक्वल प्रूव करेंगे राइट में। लेकिन एक चीज देखो, राइट साइड में क्या कर रखा है? टी रेज टू पावर n का कोफिशिएंट बना रखा है। इसको अगर ओपन करके देखो तो आपको यूं जरूर पता चल जाएगा, n को जैसे 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है राइट वाला। अब एक्चुअल में वहां यहाँ पे क्या है, मैं यूं बताना चाह रहा हूँ बस केवल कि ये टी की पावर के कोफिशिएंट है ये सभी। जैसे टी की पावर 0 आ गई, 1 आ गई, ये कोफिशिएंट है टी की पावर के। तो मेरा टारगेट यहाँ रहेगा कि टी रेज टू पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर करना केवल। और वो टी रेज टू पावर n का मैं बता दूं कोफिशिएंट क्या आएगा पता है? ये आएगा pnx आएगा। टी रेज टू पावर n का कोफिशिएंट क्या आएगा? pnx आएगा। और उससे क्या हो जाएगा देख लेना आप, इसमें क्या चेंज आना। देखो इसको उठाया लेफ्ट साइड को, सिंप्लीफाई किया है, इसको z मान लिया, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दी, समीशन को ओपन किया, एक टर्म को छोड़ के बाकी पे समीशन लग गया, फिर इस अंदर वाले को सिंप्लीफाई किया, दोबारा फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगी, डबल बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज हुई है। यहाँ तक आने के बाद स्टॉप करो एक बार, यहाँ तक आने के बाद इसकी वैल्यू इसने पीछे वाले से लिखी है। अब ये कहता है कि इन टू, ये जो 2 है राइट साइड जो है, देयर इज ए समीशन व्हेन k वेरीज फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स, कि समीशन k से 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें उसने क्या किया है, t रेज टू पावर n के कोफिशिएंट कंपेयर करेगा बारी बारी से। पहले k को उसने n रख दिया इसमें, तो n रखने से ये t रेज टू पावर n यहाँ आएगा, उसका कोफिशिएंट आ गया। फिर नेक्स्ट कोफिशिएंट आएगा किसका, क्योंकि देखो आप इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये मल्टीप्लाई होंगी, फिर ये जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि टी रेज टू पावर n के ये कोफिशिएंट बनेंगे, इनमें कुछ कॉमन ले लिया और जो बच गया
ये टोटल ही वैल्यू किसकी है, पी एन एक्स की वैल्यू है, तो ये वैल्यू इसने यहाँ रख दी, ये वैल्यू इसने यहाँ रख दी। देखो ये जो समीशन था ना इसके अंदर रख दी, तो यहाँ क्या आएगा, टी रेज टू पावर एन का कोफिशिएंट आया पी एन एक्स, उस पर समीशन लग गया, और ये वन अलग थी, ये एन वन से स्टार्ट हो रहा था, तो इसलिए क्या कर दिया उसने वन और इसमें इंक्लूड कर दिया, तो ये जीरो से स्टार्ट हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, समीशन टी रेज टू पावर एन पी एन एक्स के इक्वल आया। ठीक है, बाकी आपका और आगे कंप्लीट मैंने करवा दिया था।